4.2 धातु और अधातु के रासायनिक गुण। अब हमने भौतिक गुणों के बारे में जानकारी ले ली। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आप आयरन में कुछ जंग लगने की परिघटना से परिचित है। जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण कीजिए जो आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप किया है। आपने सीखा था कि दो प्रक्रमों में ऑक्सीजन बनते हैं, आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करिए। आयरन ऑक्सीजन जल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये अभिक्रिया को हमको पूर्ण करना है। क्रियाकलाप 4.3। आइए आयरन ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करें। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा करिए और उसे बहुत थोड़े जल में घोलिए। आप पाएंगे कि वह जल में निलम्न के रूप में रहता है। लटकन को अच्छी तरीके से हिलाइए। विलयन का पात्र परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पात्रों से करिए। जो 4.3 में आप क्या देखते हैं, विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। देखिए इस तरीके का क्रियाकलाप हमको करना है जिससे हम परिचित हो सकते हैं। अब देखिए, क्या कॉपर में भी जंग लगता है। मैंने कॉपर के बर्तन की सतह पर हरा पदार्थ जमते हुए देखा है, जो आपने वीडियो में भी देखा था। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो एक हल्की सी परत आ जाती है जिसे कॉपर हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण हमको देखने को मिलता है। ये समीकरण आपकी परीक्षा में आता है, जिस समीकरण को बनाने के बाद यह वायु कैसी हो जाती है, नम के रूप में प्रदर्शित करती है। देखिए यहाँ पे आपको समीकरण बताया हुआ है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, तो इस तरीके की अभिक्रिया हम करते हैं। चलिए अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय और क्षारीय प्राकृतिक जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। विलयन अम्लीय है या क्षारीय, इसको किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है। अपने प्रेक्षण किया होगा कि लाल लिटमस पात्र नीला हो जाता है, इसीलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्राकृतिक क्षारीय होती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्राकृतिक होता है। आइए अब अधातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का प्रेक्षण करते हैं। तो देखिए क्रियाकलाप 4.4। चूर्णित सल्फर की कुछ मात्रा एक उद्दहन चम्मच में लीजिए, उसे गर्म करिए। यदि उद्दहन चम्मच उपलब्ध न हो तो किसी भी बोतल की धातु का ढक्कन ले सकते हैं। इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट दीजिए। लपेटने के पश्चात चित्र 4.4 में ये दिखाया गया है, जैसे कि सल्फर जलना प्रारंभ हो जाता है तो चम्मच का एक भाग गैस प्रारंभ हो तो चम्मच को एक गैस जार कांच के गिलास में जलाइए। जो 4.4 गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए जिससे बनने वाली गैस बाहर न आ जाए। कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए। गिलास में थोड़ा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल या नीला लिटमस पात्र से करिए। तो इस तरीके का परीक्षण आपको करना है, ठीक है। चलिए अम्लों और क्षारों में धातु और अधातु हमें यहाँ पर दर्शाने हैं। देखिए सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाला उत्पादन का नाम सल्फर डाइऑक्साइड है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरिक रस अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्नकरण से दी गई है। तो ये अभिक्रिया देखिए कैसे, सल्फर डाइऑक्साइड
गैस है और सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ मिलाने से सल्फ्यूरिक रस अम्ल हमें प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है। सामान्यतः तो धातु और अधातु अम्ल प्राकृतिक होते हैं। प्रयोगशाला में काम आने वाले अम्लों और क्षारों के नाम याद करिए जो कक्षा आप 7 में पढ़ चुके। उनके नाम 4.4 में लिखिए। उनमें से उपस्थित धातु अधातु को पहचानिए और ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनता है। चलिए, जल के साथ अभिक्रिया। आइए, धातु और धातु किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं हम जानते हैं। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। यह ऑक्सीजन के जल के साथ अत्यधिक तीव्र काम करते हैं। तो सोडियम धातु क्या होता है, बहुत अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन और जल के साथ। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए यह मिट्टी के तेल में संचित होता है। चलिए, यहाँ पे हमें क्रियाकलाप बताया हुआ है, वो देखिए। क्रियाकलाप 4.4। एक 250 मिली का बीकर, कांच का गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भर लीजिए। अब सावधानी से एक छोटा सोडियम धातु का टुकड़ा फिल्टर का पात्र उपयोग करने से इसे सुखा लीजिए। फिर रुई के छोटे टुकड़ों में लपेट लीजिए। रुई में लपेट सोडियम के टुकड़ों को बीकर में डाल दीजिए। सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए। प्रेक्षण लेते समय बीकर से दूर रहिए। जब अभिक्रिया बंद हो जाए तो बीकर को छूटिए। आप क्या अनुभव करते, क्या बीकर गर्म हो गया? विलयन का लाल या नीले पात्र में परीक्षण करिए। विलयन अम्लीय है या क्षारीय है? तो देखिए इस तरीके से, तो यह लाल हो रहा है सोडियम के जल के साथ अभिक्रिया। आपने देखा सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए जल से धीमी अभिक्रिया करता है। सामान्य धातु अधातु अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वायु में बहुत सक्रिय हो। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है, वायु में खुला रखने से आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। अब अभिक्रिया हमको बताई गई है अम्लों, अम्ल के साथ। आइए, धातु अधातु किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, तो जो हमें यहाँ पर बताया गया है। सावधानी, परख नली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखिए। परख नली पकड़ने के लिए होल्डर का प्रयोग कीजिए, जो 4.5 में हमें दर्शाया हुआ है। देखिए, नमूने पृथक परख नली में लीजिए और उन्हें चिन्ह ABCEDF के चिन्हित कर दीजिए। ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परख नली में एक एक चम्मच कर 5 मिलियन तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल मिलाइए। अभिक्रिया सावधानी पूर्वक करनी है। ठंडे विलय में कोई अभिक्रिया नहीं करनी है। परख नली हल्का गर्म करिए। प्रत्येक परख नली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लाइए। यह क्रियाकलाप तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर दोहराइए। अपने प्रेक्षण को सारणी में 4.5 में दर्शाइए। क्या धातु अधातु अम्लों के धातु और अधातु अम्लों से भी भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते? परख नली के मुंह के पास जलती हुई माचिस तीली कुछ में पंप ध्वनि क्यों उत्पन्न होती? आपने पाया होगा कि अधातु सामान्य अम्लों अभिक्रिया नहीं करती, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जो पंप द्वारा ध्वनि के साथ जलती है। आपने देखा कॉपर तनु हाइड्रोक्लोराइड गर्म करने पर भी अभिक्रिया करते हैं? नहीं करते। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेते हैं। अब हम क्षारों के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, अब आपको क्या करना है, एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन 3-4 टिकिया 5 मिलियन जल घोलकर इसमें एल्यूमिनियम की पन्नी का एक टुकड़ा लीजिए। एक जलती हुई माचिस तिल्ली परख नली के मुंह के निकट लाइए। ध्यान से ये प्रेक्षण आपको करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपने कितने बीकर लिए हैं, ई तक आपने बीकर ले लिए हैं। इस तरीके से कोई परिवर्तन नहीं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं पंप ध्वनि क्या दर्शाता है। पहले की तरह पंप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाता है। धातु सोडियम हाइड्रो
ऑक्साइड से अभिक्रिया हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। अधातु क्षारों से अभिक्रिया जटिल है। विस्थापन अभिक्रिया, कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलाप याद करिए जो आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। कुछ उसी प्रकार से अभिक्रिया हमें यहाँ देखनी है। क्रियाकलाप 4.8, 100 मिलियन के कांच बीकर लीजिए, उन्हें ABCD चिन्हित कर दीजिए। प्रत्येक बीकर में 50 मिलीलीटर जल घोलिए। प्रत्येक बीकर में 4.6 A दर्शाए पदार्थ में से प्रत्येक चम्मच डालकर घोलिए। देखिए इस तरीके से जो आपको बताया गया आपको वो डालकर उसमें घोलना है। जैसे कि A में कॉपर सल्फेट जिंक का टुकड़ा, कॉपर सल्फेट लोहे का टुकड़ा, जिंक सल्फेट तांबे का छीलन, आयरन सल्फेट तांबे का छीलन, जिंक सल्फेट लोहे की कील। अब देखिए आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखने हैं। आपने पढ़ा कि एक धातु दूसरे धातु उसके यौगिक के जलीय विलयन में विस्थापित करता है। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन के कॉपर को विस्थापन करता है, इसीलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पैंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। अभिक्रिया को निम्न प्रकरण से प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरीके की अभिक्रिया हमें बताई गई है। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, कॉपर सल्फेट लाल, तो इस तरीके की अभिक्रिया दर्शाता है। आप इसी प्रकार बीकर बी में होने वाली अभिक्रिया देख सकते हैं। बीकर सी में जिंक कॉपर और बीकर ई में आयरन विस्थापन हो सकता है। इसी प्रक्रिया में बीकर आयरन विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता है, क्योंकि हम बीकर सी में परिवर्तन नहीं देखते। इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट जिंक को विस्थापित करने में सक्षम हो सकता है नहीं, परंतु क्योंकि जब बीकर ए में जिंक कॉपर प्रतिस्थापन कर सकता है तो बीकर सी में प्रतिस्थापन क्यों नहीं हो सकता। याद रखिए विज्ञान मान नहीं होता, यह तथ्यों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है और यह नियम जिंक कॉपर और आयरन अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु अभिक्रियाशील धातु को अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकता। अब आप समझ सकते होंगे कि बीकर डी, बीकर ई और विस्थापन प्रक्रिया को संपन्न नहीं हुई है। आप जिंक आयरन कॉपर सल्फेट मध्य अधिक अभिक्रिया से कम अभिक्रिया धातु के प्रक्रम का अनुमान लगा सकते हैं। धातु अधातु के उपयोग, आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि धातुओं में मशीन, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साजे सामान, खाना बनाने का पात्र, जल बॉयलर आदि का निर्माण किया जा सकता है। आप अधातु के उपयोग से परिचित होंगे। कुछ रोचक उपयोग दिए गए हैं, हमें विश्वास है कि आप सही अनुमान लगा पाएंगे। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और सजीव श्वास लेने के लिए अंदर लेता है। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधे की वृद्धि के लिए, अधातु जिनका उपयोग जल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। अधातु बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है और पटाखे में प्रयुक्त होने वाले अधातु। आप अनुभव अधातु और अधातु के कुछ उपयोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये पाठ समाप्त होता है। आप समझ गए होंगे, तो ये अभ्यास आपको पूर्ण करना है। धन्यवाद विद्यार्थियों।